हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के जो वीडियो है आप सभी लोग के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल बनाने की विधि, गुण और उपयोग। ठीक है, और ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग ध्यान से ही देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज का ये जो वीडियो है कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक का वीडियो नंबर 18 है। पहले हमने कार्बन तथा उसके यौगिक के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक पे आधारित वीडियोस को बनाए हुए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या कुछ देर बाद ऊपर आई बटन पर एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा, सीधे आप चले जाएंगे प्लेलिस्ट में और इससे पिछले सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं एथिल एल्कोहल या एथेनॉल बनाने की विधि। सबसे पहले जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि एथिल एल्कोहल बनाने की विधि बताइए, तो सबसे पहले आप इसका सामान्य परिचय जरूर लिखेंगे। क्या लिखना है? सामान्य परिचय। जब तक आप सामान्य परिचय नहीं लिखेंगे तब तक आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो समझिएगा सामान्य परिचय क्या है ना। सबसे पहली बात इसमें हम लिखेंगे कि इसका अणु सूत्र, किसका भाई? एथिल एल्कोहल का ना। इसका अणु सूत्र C2H5OH होता है तथा इसका क्रियात्मक समूह OH होता है। OH होता है ना। कहने का मतलब है कि एथिल के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो OH इसका क्या है? क्रियात्मक समूह है। इसके बाद IUPAC नाम, ठीक है, इसका IUPAC नाम एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल होता है तथा साधारण नाम एथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है? एथिल एल्कोहल होता है। एक चीज़ और लिख लीजिएगा, इसका सामान्य सूत्र। इसका भाई आपको इस बारे में जितना नॉलेज है आप यहाँ पे सामान्य परिचय में लिख देंगे। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे ना। ये सारे चीज़ मैं जो बता रहा हूँ ये आप एग्ज़ाम में लिख करके ही आना है आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखेगा, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 और OH होता है ना। एक चीज़ और इसमें लिखेगा, इसे स्टार्च युक्त अनाजों की सहायता से बनाया जाता है। अनाजों की सहायता से बनाया जाता है। यहाँ पे स्टार्च युक्त अनाज का मतलब है कि ऐसा अनाज जिसमें अधिक मात्रा में छिलके पाए जाते होंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको बोलेंगे स्टार्च युक्त अनाज। ठीक है, तो उन अनाजों की सहायता से ही इनको बनाया जाता है। आगे समझिएगा, चूँकि इस एथिल एल्कोहल जो है एथेनॉल, इसको हम अनाजों की सहायता से बनाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? अन एल्कोहल के भी नाम से जानते हैं। अन एल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रयोग होता है ना, इसकी सहायता से शराब का निर्माण होता है। शराब का निर्माण होता है, और इसलिए इसे किसे? एथिल एल्कोहल को, और इसलिए इसे किसे भाई? एथिल एल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। यहाँ पे स्पिरिट ऑफ वाइन का मतलब होता है शराब का आत्मा। कहने का मतलब यदि शराब बनाना है तो उसके लिए एथिल एल्कोहल आवश्यक है। यदि एथिल एल्कोहल नहीं है तो शराब बनाया नहीं जा सकता। समझे कि नहीं समझे? इसलिए शराब के लिए ये स्पिरिट है। स्पिरिट मतलब आत्मा ना। स्पिरिट ऑफ वाइन यानी शराब का आत्मा कहा जाता है इसके। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल क्या है आप समझ गए सामान्य परिचय में, कि इसका अणु सूत्र C2H5OH होता है तथा इसका क्रियात्मक समूह OH होता है। इसका IUPAC नाम एथेनॉल होता है तथा साधारण नाम एथिल एल्कोहल होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2nOH होता है। इसे स्टार्च युक्त अनाजों की सहायता से बनाया जाता है।
अन्य एल्कोहल के नाम से भी इसको जानते हैं और इसकी सहायता से शराब का निर्माण होता है और इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। ये इसका सामान्य परिचय हो गया। ठीक है, अब हम समझते हैं बनाने की विधि। क्या समझते हैं? बनाने की विधि। ध्यान से समझिएगा तभी आएगा समझ में। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे शीरा के किण्वन द्वारा, शीरा के किण्वन द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। निर्माण होता है जिसे गन्ने के रस से, गन्ने के रस से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। मैं आपको अभी बताऊंगा शीरा और किण्वन दोनों का मतलब, ठीक है। यहाँ पे शीरा और किण्वन क्या है इस बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं लेना है, मैं जब तक हूँ यहाँ पे तब तक आपको समस्या नहीं होने दूंगा। मैं नहीं रहूँगा तब शायद आपको समस्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं शीरा और किण्वन के बारे में अभी डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक रासायनिक समीकरण मैं लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो पहले समझ ही लीजिए शीरा क्या होता है। ध्यान से देखिए, जो शीरा होता है ना, ये गन्ने के रस से प्राप्त करते हैं, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, आप चीनी लीजिए। चीनी कहाँ से प्राप्त करेंगे हम? गन्ने से। भाई गन्ना से ही तो चीनी बनता है। और इसमें आप मिला दीजिए पानी। क्या मिला दीजिए? पानी। और चीनी में जब आप पानी मिलाइएगा तो उससे जो नया चीज़ बनेगा उसको हम बोलेंगे शीरा। क्या बोलेंगे? शीरा। समझे कि नहीं? यानी चीनी में पानी मिला दीजिए, उससे जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? शीरा बोलेंगे ना। लेकिन यहाँ पे तो ये बोला गया है कि शीरा के किण्वन द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। आखिर शीरा का किण्वन का क्या मतलब होता है भाई? तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ ना। जब भी कोई आप मीठी चीज़ें लाइएगा, उससे आप शीरा बनाइएगा, तो मीठी चीज़ें में एक विशेष प्रकार की कवक होती है। ध्यान से समझिएगा ना। मीठी चीज़ें हमारी चीनी है, इसकी सहायता से क्या बना है? शीरा। पानी में मिक्स कर दिए हैं, शीरा बन चुका है ना। एक विशेष प्रकार की कवक पाई जाती है इन्हीं चीनी के अंदर। उस कवक का नाम होता है ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में खमीर। क्या बोलते हैं? खमीर, ठीक है। ये एक अत्यंत सूक्ष्म जीव होता है, अति सूक्ष्म जीव होता है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कि जो चीनी है यानी मीठी पदार्थ, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की कवक होती है और इस कवक का नाम होता है ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट। और ये एक अत्यंत सूक्ष्म जीव होता है जिसका हिंदी में नाम होता है खमीर। और इस खमीर को यानी इस ईस्ट को हम इन अनाजों के अंदर डाल देंगे, यानी स्टार्च युक्त अनाजों के अंदर डाल देंगे। जैसे मैं लिया एक बर्तन और बर्तन के अंदर अनाज डाल दिए, ऐसा अनाज जो स्टार्च युक्त हो, यानी छिलके वाले, ठीक है। यानी स्टार्च युक्त अनाज इसमें डाल दिए। ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आने वाला ना। अब इसमें अनाज डाले हुए हैं, क्या है? अनाज है। तो ध्यान से समझिएगा। अब इसमें क्या करना है कि इसमें शीरा डालिए। क्या डालिए? शीरा। शीरा का मतलब ये हम बताए हैं कि आप चीनी और पानी का मिक्सर डालिए। चीनी और पानी का मिक्सचर, यानी इसमें आप चीनी डालिए और फिर पानी मिला दीजिए, यानी कि चीनी और पानी का मिक्सर क्या हो गया? शीरा हो गया ना। यानी इसके अंदर जो दो चीज़ है, एक स्टार्च युक्त अनाज, इसके बाद में शीरा। शीरा मतलब चीनी और पानी, अनाज, चीनी, पानी सब इसी में मिल गया। अब हम आपको ये बताएं कि इस चीनी के अंदर एक विशेष प्रकार की कवक होती है और उस कवक का नाम क्या है? ईस्ट। और ये एक अति सूक्ष्म जीव है, अति सूक्ष्म जीव है। अब इसमें जब चीनी मिला हुआ है तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे? ईस्ट होंगे। केवल एक ही ईस्ट थोड़ा होगा। चीनी के जो शीरा है इसके अंदर बहुत सारे ईस्ट पाए जाते हैं, अति सूक्ष्म, यानी छोटे 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 छोटे। समझे कि नहीं समझे? अब ये क्या करते हैं ना, ये जटिल कार्बनिक यौगिकों को, यानी जो अति सूक्ष्म जीव जो है ईस्ट, ये जटिल कार्बनिक यौगिकों को ये सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। किसमें? सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि
ऐसे ऐसे जो अनाज हम लिए हैं, जो नहीं टूट रहा है, जो नहीं सड़ रहा है, उसको सड़ाने का काम करता है कौन भाई? तो यही अति सूक्ष्म जीव ईस्ट ना। और इसके लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ऊपर से ढक्कन को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये एक क्या है कि इसमें जब भी स्टार्च युक्त जब पदार्थ को हम डालेंगे, यानी अनाज को डालेंगे और सीरा और चीनी पानी जो भी है इसमें हम मिलाएंगे, तो इस चीनी के अंदर जो कवक है जिसका नाम है ईस्ट, ये क्या करेगा कि इन अनाजों को तोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, अब किसकी सहायता से टूट रहा है? तो सूक्ष्म जीव की सहायता से टूट रहा है, यानी जटिल कार्बनिक यौगिक को छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक में बदल रहा है कौन? सूक्ष्म जीव। तो इसको हम बोलेंगे कि इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कौन सा? जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैव रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, कौन सा? जैव रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे जैव किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक जीव है इसके अंदर और जीव ही रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है इसके अंदर, यानी जटिल कार्बनिक यौगिकों को छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक में तोड़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जैव रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, समझे ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सीरा के किण्वन द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसमें हम कहानी जो बताए हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि सीरा के किण्वन का मतलब यह है, जब भी आप किसी बर्तन में आप अनाज लीजिएगा उसमें सीरा मिलाएंगे, सीरा का मतलब पानी और चीनी जब मिलाइएगा तो आपको चीनी के अंदर आपको विशेष प्रकार की कवक मिलेगी जिसका नाम है ईस्ट। और ईस्ट क्या करता है कि उन अनाजों को छोटे छोटे यानी कि सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलता है और इस प्रकार से धीरे धीरे एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो इतनी कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी, मैं चाह रहा हूँ इसको मिटाने के लिए। ठीक है, अब आगे मैं समझता हूँ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक समीकरण के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इसका मैं रासायनिक समीकरण दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा C12H22 और O11, ये शर्करा का अणु सूत्र है। शर्करा मतलब होता है चीनी। क्या होता है? चीनी। अब ये क्या करता है, जब इसे हम जल के अंदर मिला देंगे, चीनी को पानी में जल के अंदर डाल देंगे, तो इस कंडीशन में ये होता है कि यहाँ पे नए नए प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। एक होता है ग्लूकोज C6H12O6 और एक होता है फ्रक्टोज C6H12O6। दोनों का अणु सूत्र सेम होता है, लेकिन एक का नाम है ग्लूकोज। आप लोग गड़बड़ाइएगा मत, कंफ्यूज जाइएगा मत ना। एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। ठीक है, यानी दो प्रकार के उत्पाद बनता है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। दोनों का अणु सूत्र सेम होता है, ये इसका भी C6H12O6, इसका भी C6H12O6 होता है। अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, हमने ये बोला था कि चीनी को आप पानी में मिलाइए और इसमें एक विशेष प्रकार की कवक होती है, उस कवक का नाम यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे आप लिखिएगा भी ईस्ट। ठीक है, और जब ईस्ट इसमें डाला जाएगा तो ईस्ट क्या करेगा? किण्वन करेगा, किण्वन की प्रक्रिया करेगा। किण्वन हम बोले थे आपको समझाने के लिए, शायद आपको नहीं बताया ना किण्वन। तो किण्वन का मतलब होता है जो ईस्ट जो है ना कवक, ये जटिल कार्बनिक यौगिकों को छोटे छोटे कार्बनिक यौगिकों में बदलता है, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं किण्वन। यानी जिस विधि से वो क्या करते हैं कि जटिल कार्बनिक यौगिकों को छोटे छोटे कार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं किण्वन। आपको ध्यान देना है ना। तो ईस्ट क्या करता है? किण्वन की प्रक्रिया, और इसके द्वारा क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज उसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो बना हुआ है ना, इस ग्लूकोज का चाहे फ्रक्टोज का फिर से किण्वन की प्रक्रिया होगी। फिर से ईस्ट क्या करेगा? किण्वन की प्रक्रिया करेगा। कैसे करेगा? ध्यान से रखिएगा, यानी C6H12O6 ये जो ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज, इसका फिर से प्रक्रिया होगा किण्वन का, जो उसमें ईस्ट जो उपस्थित है ना कवक, ये फिर से किण्वन की प्रक्रिया करेगा। तो इस कंडीशन में ये बना देगा एथिल एल्कोहल, यानी C2H5OH बना देगा। इसके साथ साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है उसमें से। ठीक है, अब इसको संतुलित कीजिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, आप देख लीजिए मिला करके हो गया संतुलित। कैसे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या कितना है? 6 है। यहाँ पे कितना है? तो 2 दूना 4 और 2 यहाँ पे 6 हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो 5 दूनी 10 और 1 दूना 2, यानी 10 और 2 12। ठीक है, यानी 12 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 6 है। यहाँ पे
2 का O में गुणा 2 ठे और 2 दूना 4 यानी 4 2 6 हो गया। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि समीकरण भी संतुलित हमारा हो चुका है ना। तो इसका नाम क्या है भाई, ये बन गया एथिल एल्कोहल। क्या बन गया, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझते हैं इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण। चलिए अब हम समझते हैं एथिल एल्कोहल की भौतिक गुण, रासायनिक गुण और साथ ही साथ इसका उपयोग। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ना भौतिक गुण में हमने क्या लिखा है कि यह एक रंगहीन और ज्वलनशील द्रव है। ठीक है, एथिल एल्कोहल जो होता है, एथेनॉल, ये रंगहीन होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता है और एक ज्वलनशील द्रव है। आप ये कहिएगा कि जब भी आप बॉटल लाते हैं शराब का तो वो तो अलग अलग प्रकार के रंग का होता है, यही ना। जबकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। तो आपको बता दूँ कि उसमें रंग मिलाया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें रंग मिलाया जाता है अलग से, तब जा कर के उसका अलग अलग प्रकार के रंग आता है। ठीक है, लेकिन मेन जो होता है ये एथिल एल्कोहल, ये रंगहीन कलर के ही होता है और यह एक क्या है, ज्वलनशील द्रव है। ज्वलनशील का मतलब इसमें जलने का गुण होता है। अगर आप प्योर एथिल एल्कोहल को जलाइएगा ना तो उसमें आग पकड़ लेगा, जिस प्रकार से पेट्रोल में पकड़ता है। समझे कि नहीं समझे? अब समझिए आगे। इसका क्वथनांक लगभग 78 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर टेम्परेचर इस द्रव को अगर 78 डिग्री सेल्सियस ही मिल जाए ना तो उसी पर ये उबलना शुरू हो जाता है। समझे कि नहीं? 100 डिग्री नहीं। पानी जो होता है, पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन ये कम ही तापमान पे उबलने लगता है क्योंकि यह एक ज्वलनशील द्रव है। पानी तो ज्वलनशील नहीं है, पानी में तो आप आग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पानी में आग लगाते हैं। कैसे लगाते हैं भाई? तो पानी में पेट्रोल छिड़क दिए और पेट्रोल पे आग डालेंगे तो ऑटोमेटिक जलबे करेगा। तो पानी में आग लगाएं और ना लगाए छोड़ो, वो सब दूर की बात है। यहाँ पे समझो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कि जो इसका क्वथनांक होता है लगभग 78 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी ये ज्वलनशील जब द्रव है तो इसका अर्थ ये है कि बहुत कम ताप पर ये जलने लगेगा। ठीक है, और कम ताप देंगे तब भी ये उबलने लगेगा। अब कैसे उबालेंगे? तो किसी बर्तन में रह के उबालेंगे भाई। नीचे से आग देंगे, ऊपर बर्तन रहेगा, तब ना उबालेंगे। आगे समझिए, इसमें एक विशेष गंध होती है। समझे कि नहीं? एथिल अल्कोहल में एक विशेष प्रकार की गंध होती है और स्वाद में ये तीखा होता है। कैसा होता है? स्वाद में तीखा होता है कि यह एक आर्द्रताग्राही द्रव है। कैसा? आर्द्रताग्राही। इसका मतलब होता है नमी को सोखने वाला। ठीक है, नमी जो भी है उसको सोखने का गुण होता है इस द्रव में। जब भी आप एथिल अल्कोहल को सीधे ऐसे ही गटक जाइएगा ना तो आपका मरने की संभावना है ज़्यादा। कारण क्या है कि आपके शरीर में जो भी पानी है, पानी को अवशोषित करने की कोशिश करेगा, यानी पानी को अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इस कंडीशन में आपका जान भी जा सकता है। इसीलिए जब भी लोग इसको पीते हैं एथिल अल्कोहल को, तो उसमें पानी मिला करके, पानी एक ढक्कन अगर रहेगा एथिल अल्कोहल तो हम इतना पानी मिलाएंगे, इतना पानी, तब जा करके थोड़ा सा जब तनु हो जाएगा, तनु का मतलब पंचोछर, ठीक है, तब उस कंडीशन में इसको पिया जा सकता है। और लोग पिएगा तो इसको नशा चढ़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक आताग्राही द्रव है। इसका मतलब उसमें पानी बहुत ज़्यादा सोखने का गुण होता है। यह हुआ इसका भौतिक गुण। अब समझते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, जब एथिल अल्कोहल धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है? ध्यान से समझिएगा ना। धातु के साथ, जैसे C2H5OH है हमारे पास एथिल अल्कोहल। जब धातु हमारे पास मान लेते हैं सोडियम है, इसके साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो इस कंडीशन में क्या बनाएगा? तो बनाएगा क्या चीज़? ध्यान से समझिएगा ना। यहाँ पे बनाएगा C2H5O यहाँ से, C2H5O यहाँ से, और इसके साथ साथ Na, इसके साथ साथ Na, और यहाँ से जो H बचा है यहाँ पे अलग निकाल देगा। H मतलब H2 गैस निकालेगा। ठीक है ना। अब इसको संतुलित कर लीजिए भाई। संतुलित नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिएगा। C2H5O यहाँ भी है, C2H5O यहाँ भी है। यहाँ तो सही लग रहा है, लेकिन एक यहाँ H है, यहाँ पे 2 है। तो इसको संतुलित करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहीं 2 हो गया
एच यहाँ पे ना, लेकिन C2H5O की संख्या बढ़ गया, C2H5O की संख्या बढ़ गया तो यहाँ पे 2 से गुणा करा दो तो ये भी डबल हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर हम डबल किए तो सोडियम की संख्या भी 2 गुना हो गया, तो यहाँ 1 गुना है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया ना। यानी इसमें आप लिखेंगे कि जब एथिल अल्कोहल धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। क्या? सोडियम एथॉक्साइड, एथा ऑक्साइड बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस। इसके बाद दूसरा समझते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। जब भी C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, जब सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ध्यान देना, H और H2 और SO4 ऐसे ना लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से क्या करेगा कि यहाँ से ध्यान से अगर देखेंगे तो इतना सा मिल करके अलग निकाल देंगे, H और H2 और O, ठीक है। इस साइड क्या बनेगा, H2O बनेगा, प्लस क्या बनाएगा C2H5HSO4, C2H5HSO4। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और इसके साथ साथ क्या बनाया है, जल। लेकिन जब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से यानी कि C2H5HSO4, जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ फिर से यदि यही एथिल अल्कोहल अभिक्रिया करता है, यानी कि C2H5, मैं चाहता हूँ यहाँ पे O लिखने के लिए और यहाँ पे H, ठीक है, C2H5OH ये भी है एथिल अल्कोहल ना। तो जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अलग हो जाता है, यानी H और H2 और SO4 क्या बनाया, H2 यानी H और H2 और SO4, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया बाहर फिर से ना, और क्या बच गया C2H5O, C2H5 ये बन गया ना। अब इसका नाम क्या है भाई, तो यहाँ पे है C2H5, यहाँ भी C2H5, 2 बार एथिल है तो डाई एथिल, सबसे पहले डाई एथिल, और O का मतलब ईथर, क्या चीज़, ईथर, नाम क्या है, डाई एथिल ईथर, ठीक है। यानी जब सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है किससे, एथिल अल्कोहल से, तो क्या क्या बनाता है, सबसे पहले बनाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और जब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से हम करा देंगे यदि इसी से किससे एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में डाई एथिल ईथर बनाता है, और इसके साथ साथ सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। अब हम समझते हैं इसका उपयोग। पहला लिखा हुआ है कि पेंट सल्फर आयोडीन गोंद में विलायक के रूप में, ठीक है, ये जितने चीज़ आपको दिख रहे हैं पेंट सल्फर आयोडीन गोंद, इसमें एथिल अल्कोहल को मिलाया जाता है। दूसरी बात क्या है, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एथिलीन आदि बनाने में, ठीक है, एथिलीन बनाने में भी क्या बोलते हैं कि एथिल अल्कोहल का प्रयोग होता है, आयोडोफॉर्म भी, क्लोरोफॉर्म भी बनाने में। इसके साथ यहाँ पर लिख सकते हैं डाई एथिल ईथर बनाने में भी आप लिख सकते हैं, देखो इसी की सहायता से डाई एथिल ईथर बना है जी, तो डाई एथिल ईथर बनाने में भी, या हम बोल सकते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाने में, समझे कि नहीं, या हम सोडियम एथॉक्साइड बनाने में, ऐसा ही बोल सकते हैं ना। इसके बाद तीसरा जो मेन पॉइंट है, अधिकतर लोगों को ये पता है, शराब बनाने में, ठीक है, शराब बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है किसी का, इसी का, एथिल अल्कोहल का। ओके, आगे है मोटर व हवाई जहाज में ईंधन के रूप में, मोटर व हवाई जहाज में ईंधन के रूप में ना, ईंधन मतलब जलाने के रूप में, जो भी ईंधन डालेंगे उसमें क्या होता है कि एथिल अल्कोहल डाला होता है, मिला होता है। आगे है पारदर्शक साबुन या इत्र आदि बनाने में, ठीक है, पारदर्शक साबुन, ऐसा साबुन जिसके आर पर देखा जा सकता है, ऐसे साबुन, और इत्र बोले तो सेंट वेंट बनाने में इसका उपयोग होता है, समझे। तो आज की जो वीडियो था, इसका मैंने जो टॉपिक समझाया, आपको समझ में आया कि नहीं, आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस मेहनत के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि हम लोग का यूट्यूब फैमिली और भी ग्रो हो सके, और भी अच्छे से और बेहतरीन वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।